नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं। साथ ही हम ऐसी शख्सियतों से आपको मिलवाते हैं जिनका किसी न किसी विषय में महारत हासिल होती है। योग, जिसके बारे में हम सब चित परिचित हैं, और लोग आज अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने ज़्यादा जागरूक है कि हर कोई सुबह शाम योग करते हैं। और हाल ही में हमने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, और हर वर्ष भी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं कि लोग योग से जुड़े रहें। तो आज हम योग के बारे में बात करेंगे आचार्य मनोज योगी जी से। तो आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और हम शुरुआत करेंगे योग से। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि योग करने से क्या क्या लाभ मिलता है। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं पब्लिक को कुछ कह पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ योग के विषय में। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर में जितनी भी प्रकार की आज के समय में बीमारियाँ हो रही हैं, उनमें मैं सर्वाधिक देख रहा हूँ कि मानसिक रूप से होने वाली समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, खासकर युवाओं में, जो कि अपने एम्बिशन के लिए एजुकेशन ले रहे हैं कहीं न कहीं। और साथ में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके भी शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ पैदा हो रही हैं। किसी को, अगर हम बीमारियों की बात करें, तो किसी को मधुमेह हो रहा है, किसी को हृदय से संबंधित समस्याएँ हो रही हैं, किसी को मानसिक समस्याएँ हो रही हैं। मानसिक समस्याओं में मैं आपको कहूँ, किसी को पार्किंसन डिसीज़ का कोई शिकार हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ऐसी जो समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं रामबाण औषधि के रूप में अगर किसी चीज़ को सजेस्ट करूँगा तो वो योग है। सर, अगर योग की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि योग को सुबह ही करना चाहिए, लेकिन आप भी शायद लोगों को सजेस्ट करते हैं कि योग सुबह करना चाहिए, लेकिन आज का जो समय है इसमें लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो जब ये ऐसे व्यस्त लोग होते हैं तो उन लोगों को कब योग करना चाहिए? आपने जो कहा है, उसके हिसाब से प्रातःकाल योग करना चाहिए। परंतु आज की व्यस्त जीवन में किसी के पास प्रातःकाल समय नहीं है। हुँ, अधिकांश देखा जाता है कि आज के व्यस्त जीवन में लोग 2-2 3-3 बजे तक सोते हैं रात में, हुँ, और सुबह वो लेट उठ पाते हैं। जी, तो जब वो उठते हैं, उस समय वो योग कर सकते हैं, अपने नित्य प्रति की निवृत्त क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात, वो कर सकते हैं। और आज की स्थिति के हिसाब से हम कोई समय निश्चित नहीं कर सकते हैं कि केवल प्रातःकाल ही संभव है, क्या केवल संध्या काल में भी संभव है? वो किसी भी समय योग को कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि उनको अपने आहार-विहार में कुछ संतुलन करने होंगे। जी। और इस तरह मुझे लगता है कि सभी लोग योग कर सकते हैं। जिनके जो प्रातःकाल उठ सकते हैं वे भी, जो देर से उठते हैं वे भी, सभी प्रकार के लोग योग कर सकते हैं। तो जब आपने खान-पान की बात की ही है, तो योग करने के लिए हमें खान-पान में किस तरीके का समन्वय रखना चाहिए? वैसे तो आज की परिस्थिति के अनुरूप मैं कहूँ कि आज का जो समय है उसमें हमें आहार-विहार सहज स्तर का रखना चाहिए, अर्थात आप फलों का भी उपयोग करेंगे, आप भोजन में सलाद का भी उपयोग करेंगे, तेल को कम खाएँगे, आजकल तेल से समस्याएँ बहुत हो रही हैं। तो इस टाइप का आप आहार-विहार रखेंगे जिसमें कि शरीर आपका सहज स्वीकार कर ले। जी। आजकल जंक फूड का युग है, बच्चे बहुत जल्दी जंक फूड खा रहे हैं। वो इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। तत्काल लाभान्वित करते हैं, परंतु उसका दीर्घकालिक परिणाम ठीक नहीं होता है। तो मेरा आपके ज़रिए यही बच्चों से भी कहना है कि जो फ़ास्ट फूड है, जो जंक फूड है, उन्हें ना लें, बल्कि जो सहज भोजन आहार है, आप उसका प्रयोग करें। तो वो शरीर के लिए लाभकारी होगा। और अगर आप किसी भी समय योग करना चाहते हैं, तो उससे 4 घंटे के डिफरेंस से आप उसे कर सकते हैं। अगर किसी को 5 बजे योग करना है, तो वो 2 बजे समथिंग भोजन कर लेगा, तो वो 5 बजे योग कर सकता है। या उससे पहले भी कर लेगा, तो वो 5 बजे योग कर सकता है शाम में। तो उसी प्रकार जब आप रात में 11 बजे या 12 बजे सोते हैं, तो आप सुबह 8 या 9 बजे योग कर सकते हैं। ये सहज है। आज आज की जीवन शैली के हिसाब से बता रहा हूँ। प्राचीन जीवन शैली तो ये है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में व्यक्ति 4:30 बजे उठेगा और सुबह 6 बजे तक अपनी सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाएगा। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि जो योग है, योग की भी कई आजकल विधाएँ हो गई है। तो इस बारे में आप बताइए कि योग किन-किन विधा में हम कर सकते हैं?
वर्तमान में अभी जो पुस्तकों में वर्णित है, हम्म, इस योग को हठ योग कहते हैं। जी ये योग भी बहुत पुराना नहीं है, 94 साल पुराना है केवल। जो है पातंजल योग प्रदीप नाम की पुस्तक है, जो केवल 94-95 वर्ष पुरानी है। और इस पुस्तक के अंदर लाला रघुवर दयाल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे आपके अल्मोड़ा में। जी उन्होंने जंगल में जाकर उन्होंने सबसे पहले जानना चाहा कि योग क्या है और इसे मनुष्यों को, सामान्य व्यक्तियों को करना चाहिए। तो जब वो जंगल में गए तो स्वामी ओमानंद तीर्थ करके एक बहुत बड़े संत थे। उनके पास सियाराम जी महाराज, जो कि आप पतंजलि योग प्रदीप में पढ़ेंगे, वो उनको लाला रघुवर दयाल को वहाँ ले गए। तो जब स्वामी ओमानंद तीर्थ को अपनी सामाजिक क्रियाओं से मुक्त होने के बाद वो 1 घंटे डेली प्रवचन करते थे। उसके आधार पर पतंजल योग नाम की पुस्तक बनी है, जिसमें कि आप लोग हठ योग करते हैं। आज पूरे संसार में जो प्रचलित है वो हठ योग है। जी परंतु केवल हठ योग ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं 27 सालों से एक अपने सभी चारों वेदों, 56 उपनिषद, सभी प्रकार की अपनी उन पर मैं रिसर्च करता आ रहा हूँ अपने वेदों पर। इस वेदों से मुझे पता चला कि हमारा जो प्राचीन योग है, हम्म। जो प्राचीन योग है वो हठ योग से अलग है। जैसे आपने हठ योग की बात करी है कि जो आजकल प्रचलित है, जिसके बारे में आपने बताया, लेकिन हम जब सुनते हैं कि कई ऋषि मुनि हो चुके हैं, कई महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने हठ योग के ज़रिए समाधि ली है, और समाधि लेने के बाद कुछ दिनों के बाद वे फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो ये, और लोग जल समाधि भी लेते हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि हठ योगी क्या होते हैं और हठ योग क्या होता है? पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, अपनी शरीर की क्षमताओं के साथ हठ करना हठ योग कहलाता है। आप अपनी, जैसे कि लोग व्रत करते हैं और व्रत करते हैं तो अपनी जो क्षमताएं हैं उसमें आत्मबल प्रबल होता है, परंतु शारीरिक रूप से शक्ति क्षीण होती चली जाती, और वो जो प्रक्रिया है वो हठ कहलाती। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। एक्चुअल हम जिस सब्जेक्ट में बात करें कि योग में जो समाधि कैसे ली जाती, तो समाधि के एक छोटे से साइंस में बात करेंगे। समाधि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है, और ये वैज्ञानिक पद्धति प्राचीन समय के संतों की पद्धति है, जहाँ वो नीचे समाधि लेकर प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते थे। जी पहले तो पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी उससे भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्योर ऑक्सीजन के लिए वो समाधि लेते थे। जी तो समाधि जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप कितने दिन की समाधि ले रहे हैं जी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति 24 घंटे की समाधि ले रहा है, कोई व्यक्ति 72 घंटे की ले रहा है, या कोई व्यक्ति 6 महीने की ले रहा है। इसमें उस गड्ढे के आकार पर निर्भर होता है। जी एक्चुअल किसी भी गड्ढे में पहले से ऑक्सीजन होती है, अगर आप उसे ऊपर से पैक कर देते हैं तब भी उसमें जो ऑक्सीजन होती है उस पर व्यक्ति 24 घंटे, 72 घंटे या गड्ढे के आकार के आधार पर वो कई दिनों तक जीवित रह सकता है। जी और उस प्रक्रिया में शरीर को 100% शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। उस समाधि के भीतर छोटा सा तुलसी का पौधा रखा जाता है, जी जिसे हम राम तुलसी कहते हैं, ग्रीन कलर वाला। जी एक छोटा सा दीपक जलाया जाता है टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करने के लिए, या पौधे को जीवित रखने के लिए, क्योंकि उसे भी अल्ट्रावायलेट चाहिए होगा वहां जीने के लिए, और आपको चाहिए होगा ऑक्सीजन। तो इस प्रक्रिया में एक दूसरे की पूर्ति होती रहती है। जी व्यक्ति भी लंबी आयु को प्रबल करने के लिए, लंग्स को, एल्ब्यूमिन्स को ओपन करने के लिए बहुत शुद्ध वायु भी देता है। इससे मानसिक शारीरिक विकार भी समाप्त होते हैं। और साथ ही साथ, जैसा कि कहा गया है कि समाधि, अंग्रेजों ने तो यह कहा था समाधि आत्महत्या है, परंतु वो आत्महत्या नहीं है, एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा समाधि ली जा सकती एक समाधि आपने बताया जो हठ योगी लिया करते थे, और दूसरी एक जल समाधि है, वो भी महात्मा लोग लिया करते थे। इस जल समाधि के बारे में भी आप बताइए। है। अपने शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। जी उसमें क्या होता है, ये साधना पद्धति है, ये हठ योग के विषय नहीं है। आप जितनी भी बात कर रहे हैं ये हठ योग से संबंधित नहीं, जी जी क्योंकि हठ योगी इस टाइप की चीजें नहीं कर सकते। अच्छा ये साधना की श्रेणी में आती है, तपस्या की श्रेणी में आती है। ये हमारे पंच महाभूतों के जागरण से संबंधित चीजें हैं। जी। ये ऋषि योग में आता है ये पूरा चैप्टर। तो फिर हठ योग क्या है? हठ योग के बारे में आप बताइए कि हठ योग ह- में कौन कौन से योग करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं? बिल्कुल। हठ योग के विषय में मैं आपको यही कहूंगा कि हठ योग में 84 आसन है। अब ये 84 आसन क्या है, मैं सिंपल आपको बताऊं कि 84 आसन 84 प्रकार की योनियां हैं, उनको देखकर बनाए गए हैं।
ये सारे के सारे एनिमल पोज हैं। एनिमल पोज से तात्पर्य है जितने भी प्रकार के जीव जंतु हमारे सामने हैं, हम उनकी नकल करते हैं। जी, लेकिन जब हम ऋषि योग की बात करें तो ऋषि योग में हम किसी भी जीव जंतु की नकल नहीं करते हैं, जी, बल्कि हम ऋषियों की नकल करते हैं। ऋषियों की नकल जो कि हमारे शिव महापुराण के अंदर उमा महेश्वर संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव ने पार्वती जी से कहे हैं। जी, उमा महेश्वर संवाद में विभिन्न विभिन्न देवताओं की चर्चा की है उन्होंने। उस चर्चाओं के अंदर योग छिपा हुआ है और उन आसनों में कई जगह जल समाधि जैसे प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि हम अगर रामायण को ही ले लेते हैं तो रामायण में अंत में भगवान श्री राम ने सरयू के अंदर जल समाधि दी है। जी, तो ये जो जल समाधि का जो सब्जेक्ट है ये तत्वों के जागरण से संबंधित है कि अगर आप जल तत्व को जागरण कर सकते हैं तो जल में विलय हो सकते हैं। आप अग्नि तत्व को जागरण कर लेते हैं तो अग्नि के बीचों बीच आप समाधि ले सकते हैं। आपने बहुत सारे आज के समय में भी साधु महात्मा देखे होंगे जो बहुत मई जून के महीने में अपने आजू बाजू आग जला लेते हैं और उसके बीच में बैठ जाते हैं। वो भी एक प्रक्रिया है समाधि की, इसे अग्नि समाधि कहते हैं। तो वहाँ पर अग्नि तत्व के जागरण को लेकर सब्जेक्ट होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारी प्रक्रियाएं जो जल समाधि से संबंधित है, इनमें 3 कवच काम करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ऋषि योग सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जी, अब सिक्योरिटी क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि भई मुझे हिमालय में रहना है या मैं जाना चाहता हूँ हिमालय, तो उसके लिए उसे अपने शरीर में ये 3 कवच आने चाहिए। पहला कवच है तन्मय। इस कवच में आपके जो रोम छिद्र हैं, वो भीतर से बंद हो जाते हैं। इसमें जब बहुत सर्दी का मौसम होता है, माइनस आपका 30-35 भी अगर टेम्परेचर चला जाता है, तब भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि हिमालय योगी बिना वस्त्रों के एक लंगोट पे पूरे हिमालय में घूमते हुए पाए जाते हैं। तो जब आपके रोम छिद्र भीतर से बंद हो जाएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, वो अंदर ही ब्लॉक हो जाएगी। तो जैसा आपके बारे में भी जानते हैं कि आप ऋषि योगी के नाम से ही परिचित हैं जी। और लोग आपको नाम से ही जानते हैं, तो आप ऋषि योगी के बारे में बताइए कि जो ऋषि योग है वो कैसे किया जाता है, वो हठ योग से किस तरह से भिन्न है। ऋषि योग वास्तव में हमारे वेदों के अंदर ऋषियों की जीवन जीने की कला को लिखा हुआ है पहले से। और ये जैसे कि उदाहरण के मैं देता हूँ आपको कि भगवान राम और लक्ष्मण जब वन में गए थे तो उनकी जीवन को देखने वाला कौन था? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? तो उस समय लक्ष्मण जी को महर्षि सौमित्र कहा जाता है। जी, महर्षि सौमित्र ने भगवान राम के जीवन को देखा है जी, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है महर्षि सौमित्र संहिता, जी, उसके अंदर वर्णन किया हुआ है। हम्म, तो अगर हमें राम का चरित्र सीखना है तो हमें महर्षि सौमित्र संहिता में जाना पड़ेगा। जी, उन्होंने अपने चरित्र के बारे में भी कहा है और भगवान राम के चरित्र के बारे में भी कहा है। और हमें अगर उनकी लाइफ स्टाइल को जीना है तो उनके उसमें से सूत्र निकालने होंगे जी, और उन्हें आसन में कन्वर्ट करने का काम किया है मैंने। जैसे कि मैंने रामायण पर काम किया है, महाभारत में काम किया है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि शक्तिपात, दृष्टिपात, तप, तपस्या, तपोबल, ये सारी एनर्जी है अलग अलग जी। और हमारे सनातन के भीतर ये बिखरी पड़ी हैं। तो जो हम ऋषि योग की बात करते हैं, तो ऋषि योग क्या है, मतलब कैसे करना चाहिए, ये मैं आपसे जी, जानना चाहती हूँ। तो ऋषि योग के लिए हर ऋषि का अलग अलग समय है। जैसे कि कोई प्रातःकाल साधना के लिए बहुत ज़्यादा जैसे प्रचलित है कि प्रातःकाल इन महर्षि की आप क्रियाएं करें। फिर हम आ जाते हैं, एक ऋषि हैं जिनको कहा जाता है अष्टवक्र। अष्टवक्र के आसन हठ योग में भी पाए जाते हैं, परंतु अष्टवक्र के 125 से ऊपर आसन है और वो ऋषि योग के अंदर है। तो उनका जो समय है वो क्या है? दोपहर का है, क्योंकि अष्टवक्र हैं जो जिनका शरीर अष्ट भागों से टूटा हुआ है और उनका बट ही वैसा हुआ है। तो जैसे हम हठ योग की बात करते हैं तो हम जैसे उसमें कई आसन जाते हैं, पद्मासन है, तो प्राणायाम है, तो भुजंगासन है, तो धनुरासन है, ऐसे कई आसन हैं। तो ऐसे क्या ऋषि योग में भी अलग अलग तरह के आसनों बिल्कुल। के नाम है, तो वो जी, बताइए आप। देखिए आरंभ जिन आसनों से होता है उसे हम कहते हैं भर्तरी आसन। अब भर्तरी अगर हम कहें तो राजा वीर विक्रमादित्य जो थे, उज्जैनी के राजा थे, उनके बड़े ब्रदर का नाम है राजा भर्तरी। राजा भर्तरी जिस गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे, उस गुफा को उन्होंने अपने हैंड पे लिया है
जी, आज भी उनका वहाँ पर हाथ बना हुआ है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। यानी ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी, तो उनके 125 आसन मैंने मेक किए हैं जी, कि उन्होंने उस पहाड़ को कैसे हाथ पे लिया। तो हमारा कार्य शुरू होता है भरथरी आसन से। भरथरी आसन के बाद आ जाते हैं हम मारीच आसन पर। जी, अब हम मारीच के बारे में बात करें तो मारीच एक असुर महर्षि है। जी, रामायण में भगवान राम जो है उन्होंने उन्हें तीर मारा था, वो हिरण बने थे। जी, लेकिन सबसे पहले वो क्या है, असुर महर्षि हैं, वो शिव भक्त हैं। जी, तो उनका एक ही आसन मैं रिसर्च कर पाया, क्योंकि उनके बहुत आसन नहीं है। तो ऐसे करके हम आरंभ करते हैं भरथरी आसन से, डायरेक्ट ले जाते हैं मारीच आसन पर। फिर भरथरी आसन के खड़े होने वाले प्रकारों पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद वीर आसन पे ले जाते हैं। अब ये वीर कौन से आसन है? ये भगवान शिव का एक 64 भैरव हैं, उनके वीरों के पोज हैं अलग अलग, 64 अलग अलग आसन है भगवान शिव के। हम उसमें वीर आसन को कराते हैं। तो ऐसा करके यहाँ से आरंभ होता है। लेकिन इन सबसे पहले इसमें एक प्राणायाम है अलग से स्पेशल। ये कैलकुलेटेड प्राणायाम है। जैसे कि आप अनुलोम विलोम करते हैं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप पूरी सांस भीतर भर के खींच के रोक लेते हैं, इसे कुंभक कहते हैं हठ योग में, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर सांस बाहर छोड़ देते हैं और बहिरंग कुंभक लगा लेते हैं, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन ऋषि योग में आपकी एक एक श्वास का कैलकुलेशन है। जी, जैसे कि पहले तो ये देखा जाता है आपकी जीवनी शक्ति कितनी प्रबल है। इसके लिए व्यक्ति की के सामने 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लगा के वॉच स्टॉप वॉच रख दी जाती जी, और उनसे कहा जाता है भाई आप जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं वैसे ब्रीथ करिए। व्यक्ति उस टाइप से ब्रीथ करता है। तो हम करते हैं व्यक्ति को दोबारा जब कैलकुलेटेड करते हैं तो 5 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन लगाकर सामने स्टॉप वॉच रख देते हैं जी, और उनसे कहते हैं कि अत्यंत धीमी गति से वायु खींचेंगे, अत्यंत धीमी गति से छोड़ेंगे, ना भीतर रोकेंगे ना बाहर रोकेंगे। ऐसे क्रम में 5 मिनट में 12 श्वास के हिसाब से 60 श्वासें होनी चाहिए। जी, लेकिन जब व्यक्ति बहुत शांति से करता है तो 40 ही होती हैं। जी, तो 20 ब्रीथ जो सेव हो जाती हैं, उससे व्यक्ति की बॉडी में लाइटनेस आ जाती है और साथ ही साथ वो जो 20 ब्रीथ उस व्यक्ति ने सेव की हैं, वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती हैं। जी। इससे जीवन में उच्चता आती है और किसी भी कार्य को करने की क्षमता उत्पन्न होती है। योगी जी, अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपसे हम जानेंगे कि ऋषि योग करने से किन किन बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है और हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, लवली सराउंडिंग, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये, वेरी यूनिक। बहुत सुंदर जगह है। एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality.
एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। ब्रेक के बाद आचार्य जी आपका फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे कि ऋषि योग करने से कौन कौन सी बीमारियां जो होती है लोगों को, उससे हम निजात पा सकते हैं। ऋषि योग से बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऋषि योग में सबसे पहले चेतना पर काम किया गया है। जी। चेतना ही है जो हमारे शरीर में प्राण कहलाती है। जी। चेतना ही है जिससे हमारे शरीर के भीतर के ऑर्गन काम करते हैं। जी। जैसे कि हम अगर बात करें तो आजकल आप देख रहे हैं माइंड सबसे फर्स्ट में है माइंड, और माइंड का लेफ्ट या राइट कोई भी पार्ट एक पार्ट काम करता है, लेकिन ठीक वो मैनेज करते हैं आइज को, वही मैनेज करते हैं आपके कानों को, वही मुंह के ऊपरी भाग को और नीचे के भाग को, वही थायराइड को। लेकिन इतने पास माइंड के इतने करीब होने के बाद भी लोगों को थायराइड जैसी बीमारियां हो रही हैं, लोगों की आंखें कमजोर हो रही हैं, सुनने की क्षमता समाप्त हो रही है, सूंघने की शक्ति प्रभावित हो रही है, हृदय की घटक समस्याएं हो रही। तो यहाँ पर एक ही चीज हो रही है कि दिमाग आपके भीतरी अंगों को मैनेज नहीं कर रहा है। आपने अपनी चेतना को कहीं और लगा दिया है, किसी दूसरे केंद्र पर आपने चेतना को केंद्रित कर दिया है। तो इससे आपके शरीर के भीतरी अंग असंतुलित हो रहे हैं। तो हम सबसे पहला कार्य करते हैं, चेतना का प्राकृतिक प्रवाह शरीर के भीतरी अंगों के साथ संबंध मधुर करना। अगर जब मस्तिष्क का भीतरी अंगों के साथ संबंध मधुर होता है तो सभी बीमारियां संतुलन में आती हैं। और जैसे जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनको ऋषि योग से कैसे फायदा मिल सकता है। व्यक्ति जिस प्रकार की बीमारी को झेल रहा है उसकी अपनी क्षमता कितनी है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कितना है। अगर क्षमता कम है तो हमने कहा कि हम चेतना के प्रवाह के द्वारा उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके अंगों के साथ संबंध को बढ़ाते हैं और उसकी वो जो लंबी बीमारी है उसे धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। और इसमें हमें उसी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब उनको जरा भी लाभ प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति अत्यंत सहयोगी बनने लगता है और लंबे समय से जो बीमारियों से जूझ रहे हैं वो लाभान्वित होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो लकवा अर्थात पैरालिसिस से पीड़ित हो जाते हैं और विकलांगों की जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन ऋषि योग के प्रयोग से उनमें बहुत तीव्र गति से इम्प्रूवमेंट आने लगता है। और जब उनमें इम्प्रूवमेंट सेल्फ आता है तो व्यक्ति हमारे लिए सहयोगी होने लगता है। तो जैसे आपने पैरालिसिस की बात बताई है कि आप उनको ऋषि योग से ऐसा उनको कर देते हैं कि वो पैरालिसिस से उन्हें निजात मिलने लगती है, तो इसके लिए आप किस तरीके का आसन या किस तरीके की योग आप उनको करवाते हैं। पहली चीज़ है तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था भरथरी आसन। तो मैं आपको बताऊं कि भरथरी आसन सहज आसन है जिसमें दोनों भुजाओं को दोनों ओर तान दिया जाता है और व्यक्ति से कहा जाता है कि आप अपने दाहिने पैर से बाएं पैर को टच करो। जी। अब जिस व्यक्ति का सेल सैंड हो गया है, माइंड के किसी हिस्से में क्लॉट जमा है, वो व्यक्ति जो अपने पैर पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, जब वो अपने एक पैर को दूसरे पैर से टच करने की कोशिश करता है तो माइंड से ऑर्डर जनरेट होते हैं जी। और वो उसके पैरों के साथ मैच करने लगते हैं और जब वो प्रॉपर मैच करने लगते हैं और वो एक दूसरे से टच करने लगते हैं तो सेल्स एक्टिवेटेड होते हैं बॉडी के जी। और उसके अंदर जो क्षमता है, जो संतुलन बनाने की क्षमता है बॉडी के साथ, वो बढ़ने लगती है। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि योग करने की क्या उम्र होनी चाहिए, मतलब क्या लोगों को बचपन से करना चाहिए योग? आयु का कोई बंधन नहीं है। जब व्यक्ति के साथ कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तब व्यक्ति योग करना चाहता है, तब आयुर्वेद के उपचार में जाना चाहता है, विभिन्न प्रकार की उपचारिक पद्धतियों को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन कब? जब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती जी। तो मेरे हिसाब से व्यक्ति को बाल्यकाल में
स्कूल में ही योग आरंभ कर देना चाहिए। जी। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बाल्यकाल की अवस्था के बालकों को योग आरंभ करा रहे हैं स्कूलों में, तो मेरे विचार से उनकी भी मंशा यही है कि बाल्यकाल की अवस्था से अगर लोग योग करेंगे तो वो बड़ी उम्र में जाके जो घातक बीमारियों के शिकार होते हैं वो नहीं होंगे। तो इसीलिए स्कूलों में एक हाँ। योग का पीरियड होना बहुत एक योग का ज़रूरी है। पीरियड होना बहुत जरूरी है। और सामान्य जो जीवन, इससे हमारे देश का भी भला है। औषधियों पर अरबों रुपए हमारा भारत सरकार के खर्च होते हैं औषधियों पर। बहुत सारी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो जाती हैं हर साल, प्रॉपर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर उन तक योग पहुंचा दिया जाए तो शायद सरकार को इतने सारे व्यर्थ के खर्च नहीं करने पड़ेंगे। औषधियों का धन देश के पास बचेगा और हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। हमारे दर्शकों के लिए आपके माध्यम से संदेश लेना चाहते हैं कि योग को करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है और लोगों को कब कब और कैसे कैसे करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से केवल इतना कहूँगा कि योग कोई सा भी हो, आप नियमित रूप से करें। आपकी पहुँच तक जिस प्रकार का भी योग लग जाए उसे आप बिल्कुल करें। और साथ ही साथ मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अगर वो प्रातःकाल उठ सकते हैं तो योग करें। साथ में आप 2 से 3 किलोमीटर की वॉकिंग करें, आप घूमने जाएं, जिससे कि मन और शरीर आपका तंदुरुस्त रहे। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हठ योग करने को मिले तो हठ योग करें और ऋषि योग करने को मिले तो ऋषि योग करें, क्योंकि मानसिक, शारीरिक और आपकी जितनी भी शरीर के अंदर की विकार हैं वे अगर दूर हो सकते हैं तो योग से ही हो सकते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जिसमें आपको केवल समय खर्च करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने योग की अलग अलग विधाओं के बारे में बताया, ऋषि योग के बारे में बताया, हठ योग के बारे में बताया और लोगों को नियमित रूप से अगर वो करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। तो धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार मैम, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।